हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, हमने इसकी साइकोलॉजी की क्लास ली थी और जो हमने साइकोलॉजी की क्लास ली थी हमने उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे। याद होगा पिछली क्लास। हर एक एचटेट वाले बच्चे के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है साइकोलॉजी की। आपको पता है 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, किसी भी टॉपिक को छोड़ मत देना। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो। पिछली बार हमने जो क्लास ली थी साइकोलॉजी की, शायद 2.5 घंटे के लगभग की क्लास थी। उसमें मैंने काफी सारे आप लोगों को टॉपिक कराए थे, जैसे कि इंटेलिजेंस का टॉपिक पूरा रिवाइज कराया था। कुछ मैंने लर्निंग के डोमेन्स बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इन सब के बारे में बात की थी। आज बच्चों हम 2-3 थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। एरिक्सन की होगी, बंडूरा की होगी, इन सब से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता ही है। तो हर एक बच्चा जो साइकोलॉजी जहां कहीं आती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर हो या फिर कोई अदर स्टेट के हो या फिर हरियाणा का एचटेट हो, उन सभी के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के रिगार्डिंग आज हमारी क्लास है बच्चों, साइकोलॉजी की सेकंड क्लास। जो मैं आप लोगों को, जो अभी पेपर आ रहा है आपका अप्रैल में, उस सब चीजों को दोहरा रही हूं, क्योंकि हम पहले एक बार बहुत डिटेल में कर चुके हैं। मैंने जब आपको साइकोलॉजी पढ़ानी शुरू की थी ना बच्चों, उस टाइम मैंने सारा सिलेबस आप लोगों को कराया था। उसके साथ साथ मैंने एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराए थे, याद हो तो। ठीक है, ऐसे ही आज क्लास है। क्लास छोटी रहेगी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एक बच्चा जरूर देख लेना। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, चलो आओ। देखो देखो बच्चों, अल्बर्ट बंडूरा की मैंने ये थ्योरी में पहले करा रखी है। सारी चीजें, ये पीडीएफ पहले की है, ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है सारा कुछ। मैं आप लोगों को पेपर के रिगार्डिंग फटाफट रिवीजन हो जाए इसलिए पढ़ा रही हूं। ठीक है, यही चीजें मैंने अपने ही चैनल पे पहले भी पढ़ाई हुई है। अल्बर्ट बंडूरा की है, एरिक्सन की है। आज मैं थोड़ा सा सम अप करके आप लोगों को इसलिए बता रही हूं जो पहले कर रखा है। अब वापिस से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा बता दूंगी और रिवाइज हो जाएगा पेपर में कैसे आता है कि किस किस टाइप से आपको किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या फिर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ एक्स्ट्रा क्या क्या पूछा जा सकता है। जहां जो लाइन इंपॉर्टेंट आएगी मैं वहीं पे टिक करके बता दूंगी। ठीक है, चलो आओ बच्चों। अल्बर्ट बंडूरा, देखो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत दिया था। वो क्या कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का मानना है, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका मानना यह था कि बच्चों जो भी एक बच्चा सीखता है वो अपने समाज सोसाइटी से सीखता है। क्या है? जो भी एक बच्चा सीखता है वो अपनी समाज सोसाइटी से सीखता है। जैसे उसके समाज में वातावरण होता है, घर के अंदर वातावरण होता है, बच्चा वैसा ही सीखता चलता है। उनका मानना था कि आप बहुत अच्छा एक बच्चे को वातावरण दो, इससे बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखता है। इमिटेशन से बच्चा सीखता है, अनुकरण से बच्चा सीखता है। अगर आप पेरेंट्स घर में लड़ाई कर रहे होते हैं तो बच्चा जब छोटा होता है तो भी वो चीजों को ध्यान से देखता है और वो देख के बड़ा होके वैसी ही हरकतें खुद भी करता है। और बहुत सारी, जैसे आप में कॉमन सेंस होती है, मैनर्स होते हैं, बच्चे वो सबकी सब चीजें देखते हैं और सीखते भी हैं। ठीक है, चलो आओ। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है? देखो सबसे आप पहले तो आपको ये याद रखना है, 1877 कनाडा में। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मैंने बताया आपको, बच्चा अनुकरण से सीखता है, बच्चा इमिटेशन से सीखता है, बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। इसीलिए अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम ना देके आपको पेपर में दे दिया अवलोकनात्मक सिद्धांत। किसका है? तो भी आपको अल्बर्ट बंडूरा याद रखना बच्चों। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है अवलोकनात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों इसी के नाम है। देखो अनुकरण में अभी मैंने बताया अनुकरण से बच्चा सीखता है, तो अनुकरण इमिटेशन से, तो इसका नाम अनुकरणात्मक भी है। देखो बच्चों, सामाजिक अधिगम, इसी का नाम है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अवलोकनात्मक सिद्धांत, इमिटेशन सिद्धांत। कुल मिला के जो मैंने बातें बताई है ना वही लिखी हुई है। देखो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का नाम क्या है? अवलोकनात्मक सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? इमिटेशन, अनुकरणात्मक सिद्धांत। ये दोनों आप याद रखोगे। अवलोकनात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि प्रयोग जानवरों पर नहीं करने चाहिए क्योंकि जानवर इंसान की तरह नहीं होते। उनका मानना था
आपको जब भी कभी एक्सपेरिमेंट करने हैं, जब भी कोई प्रयोग करना है और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ सीखना है, तो आप प्रयोग, क्योंकि आपको सीखना तो इंसानों के लिए है ना, तो आप जब जानवरों के लिए सीखना हो तो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और जब इंसानों के लिए सीखना है तो बच्चों आप इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ये मानना था किनका? अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक का सिद्धांत, दूसरी आपको याद रखनी है अनुकरणात्मक सिद्धांत। तीनों तो इसके नाम याद रखने हैं। इनका मानना यह था कि कभी भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो जानवरों पे ना करके किस पे करो? इंसानों पे ही करो। इंसानों के ऊपर करोगे तो आप दूसरों पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जैसा इंसान एक होगा वही सोच वही हरकतें कुल मिला के दूसरे की भी होंगी, इसीलिए। ठीक है, चलो। बंडूरा ने अपना प्रयोग, हाँ, बोबोडोल पे किया था। ये बिल्कुल आप पेपर में आता है कई बार। बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया था? याद रखना है बच्चों, बंडूरा ने अपना प्रयोग बोबोडोल पे किया था। उन्होंने बोबोडोल के जरिए सब कुछ आपको इमिटेशन से उसने बताया था कि बच्चे, बोबोडोल एक इनकी गुड़िया थी, उस पे किया था। इनका मानना यह था कि बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे के आगे क्लैपिंग करते हो तो वो बच्चा देख के वैसे ही क्लैपिंग करता है। बच्चे के आगे आप हंसते हो तो बच्चा देख के ऐसे ही हंसता है। इसीलिए बताते हैं कि इमिटेशन, अनुकरण से सीखते हैं। अवलोकन, बच्चे आपको देख रहे थे कि आप क्लैपिंग कैसे कर रहे हो, बच्चे ने वैसे ही कर दिया, तो वो अवलोकनात्मक सिद्धांत इसीलिए बोलते हैं। और जैसे आप हंसे, बच्चा हंसा, रोने की एक्टिंग की, रोने की करने लगी, कोई और आवाज निकाली, बच्चा कोशिश करता है वैसा ही निकाले, इसीलिए इसका नाम क्या है? अनुकरणात्मक सिद्धांत। बहुत बार पेपर में आया है। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? याद रखोगे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बंडूरा ने अवलोकनात्मक सिद्धांत कौन सा दिया? अवलोकनात्मक। अनुकरणात्मक, सारे इसी के नाम है, याद रखोगे। ठीक है, आगे आओ। इनके अकॉर्डिंग बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और समाज में ऑब्जर्व करते हैं, यही बात मैंने बताई है। देखो, स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग, आप किसी चीज को भी, आप कभी समाज से सीखते हो कोई भी चीज, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, 4 स्टेप है। आप उन 4 स्टेप से निकलते हो तब कहीं जाके आप किसी चीज को सीखते हो। जैसे आपने कुछ भी देखा अपने आस पड़ोस में और आप बैठे देख रहे हो, तो आप जब उस चीज को देख रहे हो तो आपकी प्रक्रिया क्या है वो सब बताई गई है। ठीक है, आप किसी चीज को देखते हो सबसे पहले तो आप क्या करते हो? अटेंशन देते हो। जैसे आप किसी भी चीज को देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके पेपर में ये बातें आनी है। ठीक है, तो आप जब जितना भी मैं बोल रही हूँ उसको अटेंशन, आप ध्यान देके उन चीजों को सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद जब अटेंशन ध्यान दे रहे हो कि भाई हाँ क्लास लेनी है और मैम बोल रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पहली बात ध्यान दिया। दूसरी बात, मैं आपको अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत करवा रही हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हो? वहां से जितना मैं बोल रही हूं उसको धारण कर रहे हो। सेकंड, आप रिटेंशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिटेंशन कर रहे हो। ठीक है, रिटेंशन करने के बाद आपने देख लिया, आप फिर जितना आपने धारण किया, जितना मैंने बताया वो सब चीजें सीख ली। फिर जब आपके पेपर में बैठोगे तो आप उन चीजों को कि मैम ने ये बातें बताई थी, हमने बुक में ये बातें पढ़ी थी, वो सब चीजें आप पेपर में रिप्रेजेंट करोगे कि हमें पेपर में लिखना है, इस टाइप का आएगा तो हमें इस ऑप्शन पे टिक करना है। ये आप क्या कर रहे हो बच्चों? ये आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। ये तीसरा है। और आप ये सब करने के बाद आपको क्या मिलती है? आपको जब क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैंने जो अटेंशन किया था, ध्यान दिया था, फिर ध्यान देने के बाद उन चीजों को सीखा था, सीखने के बाद पेपर में मैंने सही से टिक किया था कि बहुत अच्छा हुआ, मैं पढ़ लिया और मुझे ऐसे पढ़ के सफलता मिलती है। यही आपका क्या है? मोटिवेशन है। क्या है बच्चों? मोटिवेशन है। ये आपको स्टेप्स है सोशल लर्निंग के, कई बार पेपर में आते हैं। जैसे मोटिवेशन के टॉपिक में आते हैं, नीड है, इंसेंटिव है, मोटो है, ये आपके एक चक्र चलता है मोटिवेशन टॉपिक में, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, ऐसे ही स्टेप्स हैं सोशल लर्निंग के, आपको चारों के चारों स्टेप याद होने चाहिए। आपसे पेपर में पूछेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको चारों के चारों ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले आप सोशल लर्निंग, आप समाज में कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी अधिगम सोसाइटी से आप सीख रहे हो। जब बच्चों आप सोसाइटी से सीख रहे हो, सबसे पहले सोसाइटी में सीख रहे हो, घर में सीख रहे हो, स्कूल में सीख रहे हो, कहीं जहां कहीं सीख रहे हो, कुल मिला के बात ये है।
उसके लिए सबसे पहले आप अटेंशन देते हो, ध्यान देते हो। दूसरी बात, वो ध्यान देने के बाद उस चीज को आप ग्रहण करते हो, धारण करते हो। धारण करने के बाद बच्चों वो जो आपने सीखा उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। क्या करते हो? रिप्रेजेंट, पुनः प्रस्तुतिकरण करते हो। वो सब करने के बाद बच्चों आपको क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है। क्या मिलती है? मोटिव रीइंफोर्समेंट, अभिप्रेरणा मिलती है। उम्मीद करती हूँ ये स्टेप्स आपको सोशल लर्निंग के याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे देखो, दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखना सामाजिक अधिगम है। बिल्कुल है, दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखना सामाजिक अधिगम कैसे है? जैसे मैंने अब आप लोगों को बताया कि एक बच्चा घर में जैसा जैसा माहौल होता है बच्चा वैसा ही करता है, या फिर आपके आसपास में जैसा माहौल होता है, आपके स्कूल में होता है, आपका अड़ोस पड़ोस में, बच्चा वैसा ही देखता है और वैसा ही सीखता है। यही बात यहाँ लिखी गई है। चलो आओ, आसुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग की देखो बच्चों, सिर्फ उसमें इतना ही था। रीइंफोर्समेंट में आपको इसमें सॉरी अल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी में आपको याद रखना है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। अवलोकनात्मक सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। अनुकरणात्मक सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। दूसरा आपको याद रखना है इसका अल्बर्ट बंडूरा का, ये बच्चा कहाँ से सीखता है? जानवरों पे प्रयोग करके ना सिखाओ बच्चों को, सिर्फ इंसानों पे प्रयोग करके ही बच्चों पे वैसा ही करो। एक इंसान पे प्रयोग करके आप दूसरे पे वैसा ही अप्लाई करके कुछ चीजें आपको जो एक्सपेरिमेंट करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। उन्होंने बताया है कि जितना सीखेगा आपके आस पड़ोस में जैसा होगा बच्चा वैसा ही सीख लेगा। ठीक है, जैसे वॉटसन ने कहा था मुझे एक बच्चा दे दो, मैं जैसा चाहूं उसका व्यवहार बना सकता हूं, मैं जैसा चाहूं उसको एक सक्सेस पर्सन बना सकता हूं, या मैं जैसा चाहूं उसको एक क्रिमिनल बना सकता हूं, मैं जैसा माहौल दूंगा बच्चा वैसा ही बनेगा। ये बात वॉटसन ने भी कही थी। ठीक है, व्यवहारवाद जिन्होंने दिया था। तो देखो बच्चों, स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग के आपको याद रखने हैं, पेपर में आ जाएंगे कौन सा है और कौन सा नहीं, फिर बच्चे फंसेंगे। चारों के चारों आपको याद होने चाहिए कौन से हैं कौन से नहीं। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है क्या? अटेंशन। आप किसी चीज को ध्यान देते हो, ध्यान से सुनना। 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा और कोई देके कह देंगे ये 3 है या नहीं, या फिर कोई एक दे देंगे और 3 अलग से दे देंगे, ऐसे पेपर में आएगा। अटेंशन है, रिटेंशन है, फिर रिप्रेजेंटेशन है, थर्ड है मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट है। पहले आप किसी चीज को ध्यान देते हो, दूसरी बात आप धारण करते हो, तीसरी बात आप पुनः प्रस्तुतिकरण करते हो, और जब प्रस्तुतिकरण अच्छा हो जाए तो आपको उससे क्या मिल जाती है? अभिप्रेरणा मिल जाती है। ये था टॉपिक छोटा सा मोटिवेशन के, इसमें मोटिवेशन करी हूं सोशल लर्निंग का अल्बर्ट बंडूरा का। अब अगली थ्योरी पे आओ, आसुबेल की। ये बच्चे पढ़ते नहीं है भाई, ये वाली थ्योरी बच्चे पढ़ते नहीं है और यहाँ गड़बड़ करते हैं। आसुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है? आसुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग, आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, यह रूल टू एग्जाम्पल होता है। आसुबेल का क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल होता है। जैसे आपने बच्चे को बता दिया x प्लस वाई का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसके बाद आप एग्जाम्पल बताते हो, वो क्या है? पहले आपने रूल बता दिया, उसके बाद उदाहरण दे दिया। आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है, आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम में क्या बताया गया है? ये बताया गया है बच्चों, इसे हम डिटेक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव अप्रोच। कई बार पेपर में आती है डिटेक्टिव अप्रोच क्या होती है। देखो ये थोड़ी सी हटके बातें हैं, मैंने पहले करवाई भी थी, लेकिन हटके बातें हैं, इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, इसीलिए आपका मैं अटेंशन करवा रही हूँ, ध्यान करवा रही हूँ कि भाई आप लोगों को ये वाले टॉपिक भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पेपर में आती है डिटेक्टिव अप्रोच कौन सी होती है, तो हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। डिटेक्टिव अप्रोच होती है रूल टू एग्जाम्पल। क्या होती है? रूल टू एग्जाम्पल, डिटेक्टिव अप्रोच चलती है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आओ, टाइप ऑफ वर्बल लर्निंग जो आप आसुबेल की है, इसे ही आप वर्बल भी बोलते हो। देखो बच्चों, इसके क्या है? कुछ टाइप्स है। ठीक है, टाइप ऑफ, सबसे पहले रटकर, क्योंकि जब आप रूल के बाद एग्जाम्पल करते हो, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता और मैंने आपको बता दिया x प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये चीज बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ रटी है। क्या है? रटी है। उसके बाद एग्जाम्पल बता रही हूं, तो ये क्या है? डिटेक्टिव अप्रोच है। पहले आपको रूल बताया है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, तो इसी को बोला बच्चों रोट लर्निंग भी बोलते हैं। अर्थपूर्ण, मीनिंग ऑफ लर्निंग, ये भी इसमें बताया गया है। रिसेप्शन
और फिर लर्निंग इन्वेंटिव, आप कुछ भी नया करते हो उससे आपको क्या बनेगा, लर्निंग इन्वेंटिव बनेगा। आसुबेल ने रटकर नहीं समझकर अर्थपूर्ण अधिगम पर जोर दिया है। क्या दिया है, आप रटोगे नहीं। हर एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, हम भी जनरली यही बात करते हैं, हमारे एनसीएफ में भी यही बात कही गई है बच्चों, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी आया है, यही बात कही गई है कि आप बच्चों को कोई भी चीज रटाओगे नहीं। जितना मैं बोल रही हूं इन पे ध्यान देना भाई सभी, क्योंकि कंसेप्ट पे बातें आती हैं, फैक्ट्स कम आते हैं, कंसेप्ट पे बातें आती हैं। और मैं ये जो कंसेप्ट से रिलेटेड बातें बता रही हूं, ये पेपर में घुमा फिरा के जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हल करने में हेल्प करेंगी। इसीलिए इन बातों पे विशेष ध्यान रखना, जितना बोल रही हूं आपके पेपर में ये चीजें आनी है बच्चों, ठीक है। चलो देखो, आसुबेल के हर किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि आप किसी भी चीज को रटने से नहीं करोगे, आप उसको समझ के करोगे। ये किसने कहा है, ये आसुबेल ने भी कहा है, ये हम भी कहते हैं, हमारे एनसीएफ ने भी कहा है, एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, हर किसी ने यही बात कही है, ठीक है। देखो, स्टेप्स ऑफ वर्बल लर्निंग इन्होंने बताया है, संवेगात्मक अधिगम, जो कक्षा में कहीं से सीखा हो उसे ही जनरल बिहेवियर में लागू करना, इमोशनल जो चीजें होती हैं वो ही बात है, ठीक है। सबऑर्डिनेट लर्निंग क्या होती है, सबऑर्डिनेट लर्निंग होती है, मैंने आपको कुछ बता दिया, एज इट इज सीख लेना, अधिगम, ठीक है। कोरिलेटिव, जितनी भी बातें बता रही हूं ये इसीलिए बता रही हूं कि आप पेपर में रिलेट करके समझो और पेपर में आंसर टिक कर पाओ। ये कोरिलेटिव लर्निंग होती है। क्या होती है बच्चों, कोरिलेटिव लर्निंग होती है, ठीक है। फिर होता है सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, इसमें शिक्षार्थी उसने जो सीखा है अपने हिसाब से जोड़ते हैं, यही इसी का सुधरा हुआ रूप अगला होता है, ठीक है। चलो आओ, सोशल एंड कल्चर थ्योरी, ये भी पेपर में बहुत बार आता है। वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी, सभी बच्चे याद रखेंगे, मैंने पीछे 2 थ्योरी करा दी है, आसुबेल की भी, डिटेक्टिव अप्रोच वहां से पूछी जाती है, याद रखना, और बहुत ज्यादा बार अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी पूछी जाती है। देखो बच्चों, तीसरी थ्योरी, पंखा चला दो भाई, पहले तो बहुत गर्मी लग रही है। दूसरी बात आपको याद रखनी है बच्चों, वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पेपर में आता है और आपको याद रखना है क्या आएगा, वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी। आप याद रखोगे बच्चों, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। कैसे, आपके समाज में जैसी आपकी संस्कृति है वैसा आप सीखते हो। इसने अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था जैसा आपका समाज है वैसे आप सीखते हो, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि जैसा आपका समाज है, जैसी आपकी संस्कृति है, वहां पे आप वैसा ही सीखते हो। ये बात सही भी है कुल मिला के। जैसे हम हरियाणा वासियों के लिए, हमारा हरियाणा का कल्चर है, जैसा हमारा आसपास का कल्चर है उसको देख के आप देख पा रहे होगे कि हमारे लगभग वही चीजें अपनाई जाती हैं। जैसे हमारी मम्मी लोगों ने पहनावा किया वैसा ही हम कुल मिला के अब कहने लग जाओ कि नहीं मैम पहले तो धोती कुर्ता बांधते थे या फिर दामन पहनते थे, वो एक अलग बात है। कुल मिला के बात कर रही हूं मैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो गया जैसे लोग पहनते हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत में हो गया, या फिर दक्षिण भारत में जैसे लुंगी पहनते हैं ना, वहां लगभग लोग लुंगी डालते हैं, लुंगी पहनते हैं। तो बच्चों वो वहां का कल्चर है और वही वो लोग अपनाते हैं। ऐसे ही हमारे लगभग लोग पैंट शर्ट पहनते हैं या कुर्ता पजामा। ये जो बड़े नाना नानी दादा दादी हैं उनको हम धोती में देखते हैं, नाना या दादा को, ठीक है। तो ये हमारा कल्चर है, वही हमारे आगे वाली पीढ़ी है वैसा ही करती जा रही है। ये हमारी संस्कृति है और इसी से हमने सीखा है और यही वाइगोत्स्की ने बताया है, ठीक है। देखो वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, इसने 2 बातें बताई हैं, पेपर में आती है। एक तो आती है जेडपीडी, एक आता है स्कैफोल्डिंग। क्या आता है जेडपीडी, जेडपीडी की फुल फॉर्म बहुत बार आई है, जॉन प्रॉक्सिमल डिस्टल। जॉन प्रॉक्सिमल डिस्टल जिसको हिंदी में बोलते हैं जॉन प्रॉक्सिमल डिस्टल भी आता है, कई बार डेवलपमेंट भी लिख देते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ही आएगा भाई ज्यादा, तो निकटतम विकास का क्षेत्र। पेपर में डेवलपमेंट ना लिख दे तो डिस्टल याद रखना है आपको, ठीक है। देखो निकटतम विकास का क्षेत्र जेडपीडी होता है बच्चों। एक होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है स्कैफोल्डिंग, 2 टर्म दी थी आपको याद रखनी है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है, आपको याद होना चाहिए वाइगोत्स्की की बच्चों सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसने 2 टर्म दी थी। बच्चा जितना भी सीखता अपने समाज से संस्कृति से सीखता है। इन्होंने 2 टर्म दी थी, एक दी थी जेडपीडी की, एक दी थी स्कैफोल्डिंग टर्म, ठीक है। ये दोनों की दोनों पेपर में आती हैं आपके, ठीक है।
तो दोनों टर्म देखो, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, एक है जेडपीडी, एक है बच्चों स्कैफोल्डिंग। देखो वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ भी सीखना है तो हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोग सीख रहे हो, आपका पेपर है, उसके लिए आप मेरी मदद ले रहे हो, अपने और सिलेबस की मदद ले रहे हो, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, यही वाइगोत्स्की ने कहा, यही हमारे बड़े बूढ़े भी बोलते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमें लाइफ में जो कुछ भी सीखना है तो हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए। फर्स्ट लेवल हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए, सेकंड लेवल मदद लेने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को समझने लग जाता है। देखो भाई सीधी सी बात है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत याद रखोगे। इनका मानना था कि हमें किसी दूसरे की मदद लेनी चाहिए। जब आप दूसरे की मदद ले लेते हो तो आप समझ लेते हो आपकी लाइफ में भी यही हो रहा है। थर्ड लेवल है प्रॉब्लम को सोल्व करना। ये लेवल तो एक बार तो याद तो कर लेना। देखो सीधी जनरल सी आम भाषा में याद रखना, हमें क्या, हमें किसी की बड़े की मदद ले लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें ले लेनी चाहिए। मदद लेने के बाद हमने अपनी प्रॉब्लम को समझने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको साइकोलॉजी किसी बच्चे को नहीं आती थी तो मैंने आप लोगों की मदद कर दी, कुछ टॉपिक समझा दिए, फिर आपको मैंने मदद ले ली, आपने मेरी, फिर उसके बाद आपको क्या हो गया, समझ आने लगे प्रॉब्लम, आप अपनी सोल्व होने लगी टॉपिक की। यही बात लिख रखी है। प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाता है, सीख तो गए, वह एक क्षेत्र बना लेता है, किसी दूसरों की मदद करने लग जाता है। जब आपको ये सब चीजें आ जाती हैं तो आप अपने तीसरे साथ में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलते हो कि तू भी आ जा भाई, मैं भी सिखा दूंगा, मेरे को ये टॉपिक वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत आता है। तो आता है तो ही मदद की ना, तो यही बात लिखी गई है। जब आपको वो चीजें आ जाती हैं तो आप दूसरों की मदद करने लग जाते हो, ठीक है। और दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया ही स्कैफोल्डिंग होती है। अब पेपर में आता है जेडपीडी के बारे में, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, दूसरा आता है स्कैफोल्डिंग के बारे में। देखो ये इससे एक बार समझना, एक बार यहां से बहुत बार पेपर में आता है। वाइगोत्स्की का याद रखोगे, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, घुमा फिरा के कुछ भी लिख दिया जाए आपके पेपर में आएगा। जहां कहीं संस्कृति थोड़ा सा भी शब्द लिख जाए, लिखा दिख जाए, बिना सोचे समझे वाइगोत्स्की कर देना, क्योंकि वाइगोत्स्की के अलावा सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत के बारे में और किसी ने बताया ही कुछ नहीं है, ठीक है। इनका मानना क्या था, आप समाज में रहते हो, वहां आपकी जैसी संस्कृति है वहां से सीख लेते हो। इन्होंने दो टर्म दी, स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, दूसरों की मदद लेना क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। जेडपीडी होती है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप जितना आपका निकटतम क्षेत्र है आप वहां से सीखते हो और आपका विकास हो जाता है, ये होता है बच्चों जेडपीडी। और स्कैफोल्डिंग अभी पढ़ा है, दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है बच्चों। दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। जैसे एक टीचर है एक स्टूडेंट के लिए, तो टीचर क्या काम कर रहा है, टीचर काम कर रहा है बच्चों स्कैफोल्डिंग का। कई बार पेपर में आया है, टीचर स्टूडेंट के बीच का रिश्ता पूछ के लिख देते हैं कि इसमें स्कैफोल्डिंग का काम कौन कर रहा है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों, जेड इसमें स्कैफोल्डिंग में बच्चों टीचर काम कर रहा है स्कैफोल्डिंग का, या फिर कोई अदर एक्सपीरियंस होल्डर जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है किसी चीज का, उससे कोई भी जनरल आदमी सीख रहा है। जरूरी नहीं है टीचर स्टूडेंट का रिश्ता ही, आपका बड़ा भाई है या आपका फ्रेंड है वो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है वो स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है। ये पेपर टीजीटी पीजीटी लेवल पे जब कंसेप्ट की बात आती है, कंसेप्चुअल बातें पूछी जाती हैं, वहां पे ये बात पूछी जाती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया क्या है बच्चों, दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया बच्चों स्कैफोल्डिंग है, याद रखना। अब मदद लेने से लेकर दूसरों की मदद करना, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे आप जेडपीडी बोलते हो। मदद लेने से लेके आपने मदद ले ली, कुल मिला के सीखने का ही संबंध जेडपीडी से है। फिर भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है मैंने, मदद लेने से लेकर मदद देते हो, दूसरों की मदद करना, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो जेडपीडी। बच्चे का विकास का क्षेत्र सबसे ज्यादा खेल के मैदान में होता है, ये तो याद रखनी है ये बात, ये पेपर में आई हुई है बात। बच्चे के विकास का सबसे ज्यादा विकास का होता है खेल के मैदान में होता है, ठीक है। अब आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर में वो टीचर हो सकता है, वो आप किसी से सीख रहे हो, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। जोन प्रॉक्सिमल स्कैफोल्डिंग होता है ढांचा, जो अध्यापक द्वारा बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया है वही क्या होती है बच्चों, स्कैफोल्डिंग होती है, याद रखना।
अध्यापक द्वारा बच्चे के विकास को पूरा करने की प्रक्रिया क्या होती है? स्कैफोल्डिंग होती है। अभी मैंने बताया था, आपको साइकोलॉजी नहीं आती, मैंने आपको सिखा दी। ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये स्कैफोल्डिंग का काम कर रही है, ठीक है। और विकास पूरा होना, जहां पूरा हो गया वो जेडपीडी हो जाएगा, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, क्योंकि उस टाइम बच्चे ने सीख लिया। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ये भी पेपर में आता है, गैने का समस्या समाधान अधिगम। गैने का समस्या समाधान अधिगम बहुत बार पेपर में आता है। इसमें कुछ लेवल हैं। लेवल सबसे पहले तो आपको याद रखना है, समस्या समाधान का अधिगम किसने दिया? आप याद रखोगे गैने का है। ये है कि गैने का, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, बताऊंगी। गैने ने इस थ्योरी को 8 स्तर में दिया है, 8 इनके लेवल हैं। ये समस्या समाधान है, समस्या समाधान अधिगम पिरामिड है शेप में। यह सिद्धांत दिया गया, याद रखोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके द्वारा दिया गया? गैने के द्वारा दिया गया। गैने ने इसको कितने भागों में बांटा है, कितने स्तर पे बताया है बच्चों? 8 स्तर पे बताया है। ये बात आप याद रखना। भाई हो सकता है मैं बोल रही हूं कुछ बच्चों को बोरिंग बोरिंग सा लग रहा हो, लेकिन आपको बोरिंग लगने से बात नहीं बनेगी बच्चों। आपका पेपर बहुत जल्दी आ रहा है, अप्रैल में ही, और अप्रैल में आएगा, मैं दिखाऊंगी। अब आप बीच में मामला रुक गया था इलेक्शन की वजह से, नगर निगम वगैरह के इनके इलेक्शन चल रहे थे, पता भी होगा आपको। वो आचार संहिता बढ़ चुकी है, बहुत स्पीड से सारा काम होगा। सीईटी का पेपर बहुत जल्द होगा। जो बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ भी नहीं होना, उन बच्चों के लिए जवाब है ये, कुछ भी नहीं होने वाले बच्चों के लिए। तो तभी कह रही हूँ बच्चों, सीरियस होके पढ़ते रहना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय गैने। गैने ने इस थ्योरी को 8 स्तर पर दिया है, पिरामिड शेप में यह सिद्धांत दिया है। देखो सबसे पहले, हाँ ये बहुत बार पेपर में आता है, 8 स्टेप में से पूछ लेंगे कौन सा लोवेस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है, बीच के कौन से हैं, अपर कौन से हैं, सभी को याद रखना है। सबसे छोटा सबसे लोवेस्ट है सांकेतिक अधिगम। क्या है? सांकेतिक अधिगम। और सबसे ऊपर वाला है समस्या समाधान। पहले तो यही बात याद रखोगे। गैने का समस्या समाधान का अधिगम 8 स्तर पे है, सबसे नीचे सांकेतिक है, ऊपर समस्या समाधान है। ये बातें तो हो गई, 2 तो यहीं पे याद हो गई, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस। आपने कोई चीज देखी, उसके लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, यही स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस होता है। जैसे अब आपका स्टेट का पेपर आपके पास में आ रहा है, आपको दिखे अप्रैल में पेपर है, उसको लेके आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसको लेके आप पढ़ रहे हो, ये आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस है बच्चों। दूसरा सिक्वेंशियल, कि आप सीक्वेंस में किसी काम को कर रहे हो, वो सिक्वेंशियल होता है, लिख साफ साफ दिख रहा है। वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन जैसे कविताएं, कहानी एटसेट्रा, वर्ड एसोसिएशन से ये भी संबंध होता है। जैसे शब्द साहचर्य, आप शब्दों को मिला के जो चीजें लिखते हो, उन्हीं को बच्चों वर्ड एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कविता कहानी जो सारी, जैसे सुरताल नहीं मिला देते। अनुप्रास अलंकार के बारे में सुना है ना, चारू चंद्र की चंचल किरणें, ऐसे है ना, च, तो वो सुरताल मिला दिए, इसी को बच्चों आप वर्ड एसोसिएशन बोलते हो, शब्द साहचर्य बोलते हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण जब आप कहां कर लेते हो? कंसेप्चुअल, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे आपको ये याद रखना है। देखो बच्चों, आपको ये पता लग गया कि गैने का समस्या समाधान का अधिगम है। गैने का समस्या समाधान का अधिगम सबसे पहले है बच्चों सांकेतिक अधिगम, और सबसे ऊपर वाला है बच्चों समस्या समाधान, ठीक है। चलो 2 बातें आपको याद हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अभी मैंने बताया पहले में है सांकेतिक अधिगम, जिसे आप बोलते हो सिग्नल लर्निंग, आप सिग्नल को देख के चीजें सीख रहे हो। दूसरी है आपकी उद्दीपन अनुक्रिया, आप मैंने बताया आपने पेपर को देख के, डेट को देख के पेपर की आप तैयारी कर दी, ये प्रोसेस जो चल रही है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तीसरी है आप किसी चीज को श्रृंखलात्मक तरीके से करते हो। चौथा है शब्द साहचर्य। क्या है? शब्द साहचर्य, ये लोवेस्ट में आते हैं, सबसे पहले सांकेतिक, दूसरा है आप बताओ, अभी बताया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तीसरा है सीक्वेंस में करते हैं, चौथा है वर्ड एसोसिएशन। ये चारों के चारों क्या है? ये निम्नतम तरीके हैं सीखने के, समस्या समाधान करने के। अब बढ़िया तरीके बताती हूँ, हाईएस्ट। आप किसी भी चीज को देख के डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण जानते हो, तो वो क्या है बच्चों? ये समस्या समाधान का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। कंसेप्चुअल लर्निंग, आप किसी चीज के फैक्ट्स पे काम ना करके जब भी कभी बच्चों आप कंसेप्ट पे काम करते हो, तो वही होती है मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्चुअल लर्निंग। क्या होती है? कंसेप्चुअल लर्निंग। हर एक बच्चे को याद रखनी चाहिए, कंसेप्चुअल लर्निंग पे ही हमेशा काम करनी चाहिए।
तभी मैं आपको जितनी बातें बोल रही हूं, मैं बार बार कह रही हूं कि मेरी बातों पे ध्यान रखना। पेपर में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, फिर आपके आके अगर ध्यान से नहीं सुने, फिर आके कहोगे कि मैम ऐसे ऐसे पूछा गया था और हम नहीं बता पाए। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कंसेप्ट पे काम करना है। कंसेप्ट पे तभी काम किया जाता है जितनी ढेरों सारी एक टॉपिक पे बातें एक्सप्लेन करके जब बताई जाती हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल लर्निंग याद रखोगे बच्चों। डिस्क्रिमिनेशन हो गया कंसेप्ट, फिर हो गया रूल लर्निंग। आप कभी भी किसी चीज को देखते हो तो रूल देखते हो कि क्या क्या इस चीज के रूल हैं, उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उम्मीद करती हूँ ज्ञानी के आठों समझ आ गए होंगे, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार देख लो, आप इसको देख लो। असल में मैं ड्यूटी आती ही आज पढ़ाने लग गई, बात ये हो गई, ठीक है, और थक गई। चलो देखो बच्चों, फिर भी मैं क्लास आपकी कोशिश रहती है मैं जरूर लूं। देख लो बच्चों, देख लिया। सिग्नल लर्निंग सांकेतिक अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया, तीसरा है बच्चों सीक्वेंशियल श्रृंखलाबद्ध, चौथा है वर्ड एसोसिएशन, अगला है डिस्क्रिमिनेशन, उससे अगला है कंसेप्चुअल। देखो मैंने एक छोटा सा टॉपिक और लिया है फोबिया से रिलेटेड, आपके पेपर में आता है। फोबिया जहां कहीं किसी शब्द के पीछे लग जाए उसका मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। जब किसी शब्द के पीछे मैनिया लग जाए वो होता है लव से संबंधित, प्यार से संबंधित। किसी भी चीज से प्यार हो सकता है, किसी भी चीज से डर हो सकता है, दोनों ही भाव हमारे दिमाग के, हमारे दिल के अंदर होते हैं। देखो बच्चों, आपने देखा होगा ये आपके ग्रामर में, वोकैब में भी आती हैं ये बातें। कहाँ पे आती हैं? ग्रामर की वोकैब में आती हैं, और ये यहाँ पे भी पूछी जाती हैं। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बार बार साइकोलॉजी में आप लोगों से पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने पहले भी कराई है ये, आज एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हर एक टॉपिक जब पेपर पास में होता है तब आपको रिवाइज करना ही करना पड़ता है। मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि लिखती और जब मैंने पहले लिखा हुआ सेम बात लिखनी थी, डबल मेहनत लगती, फिर मैं पहले लिखती फिर आप लोगों को करवाती। अब सीधा फायदा ये है कि मैंने आप लोगों को करवा दिया, जबकि लिखना यही था। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही शुरू किया है, ठीक है, और इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। देख लो, जू फोबिया। जू का मतलब होता है, जू का मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या रहते होंगे? पशु पक्षी। तो जू फोबिया, फोबिया का मतलब बता दिया मैंने बच्चों, डर से। तो बच्चों जू फोबिया क्या हो गया? पशुओं से डर। जू फोबिया क्या हो गया? पशुओं से डर। याद रखना। एक्रोफोबिया, एक्रो का डर होता है बच्चों, एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर। क्या होता है? ऊंचाई से डर। जब भी कभी आपको पेपर में आ जाए एक्रोफोबिया, 4 ऑप्शन में दे देंगे, ये आपके इंग्लिश की वोकैब में भी आते हैं। स्टेट की आपको पता है 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, वहां पे भी आने हैं बच्चों ये। एक्रोफोबिया हो गया ऊंचाई से डर। लोगोफोबिया हो गया पढ़ाई से डर। लोगस आप ऐसे याद रख लेना। 11 12th में आप जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे, या फिर फिजिक्स में आगे लोग वगैरह दे रखे ना, लोग 1001, लोग 1002, वो लोगों किस में थे? स्टडी में थे। तो ऐसे ही याद रख लेना। लोगोफोबिया हो गया पढ़ाई से डर। क्या हो गया? पढ़ाई से डर। फोबिया का मतलब तो होता ही डर है। होमोफोबिया, होमो का मतलब होता है बच्चों, ये रूट वर्ड्स है। होमो का मतलब होता है सेम चीज। क्या है? सेम चीज। समलैंगिकता से डर, होमोफोबिया। ओक्लोफोबिया, ओक्लो का मतलब होता है बच्चों भीड़।
होमोफोबिया बच्चों समलैंगिकता। ओक्लोफोबिया होता है, ओक्लो का मतलब बच्चों भीड़ से संबंध होता है, क्या है, भीड़ से संबंध होता है। ओक्लोफोबिया होता है बच्चों भीड़ से डर, क्या होता है, भीड़ से डर। जीनोफोबिया, जीनो का मतलब विदेशी से संबंध होता है, विदेशों से डर होता है बच्चों जीनोफोबिया, क्या होता है, जीनोफोबिया। एरो, एरो एयर से रिलेट कर रहा है, इसीलिए एरोफोबिया का संबंध बताओगे आप हवा से डर, क्या बताओगे, हवा से डर। एक बार फिर से सुन लो, सबसे पहले क्या लिखा है, जूफोबिया। जूफोबिया होता है बच्चों पशुओं से डर, किसे होता है, पशुओं से डर। जूफोबिया पशुओं से डर होता है बच्चों। एक्रोफोबिया एक्रोफोबिया होता है बच्चों ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया क्या होता है, ऊंचाई से डर, याद रखना, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। लोगोफोबिया, लोगोफोबिया होता है बच्चों पढ़ाई से डर, क्या है, लोगस, जैसे हम स्टडी में करते हैं तो लोग्स वगैरह निकालते नहीं है, फिजिक्स में तो मेनली होता है, कुछ टर्म्स मैथ्स की भी आती है। तो लोगोफोबिया होता है बच्चों पढ़ाई से डर, और एक्रोफोबिया बच्चों ऊंचाई से डर। होमोफोबिया समलैंगिकता से डर, ठीक है। ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया होता है बच्चों भीड़ से डर। ओक्लोफोबिया क्या होता है, भीड़ से डर, याद रखना, कुछ ही टर्म बता रही हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगी। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया होता है बच्चों विदेशियों से डर, जीनोफोबिया होता है विदेशियों से डर। और एरो, एयर से रिलेट करके याद रखना है, एरोफोबिया होता है बच्चों किससे डर, एरोफोबिया होता है बच्चों हवा से डर। पायरोफोबिया, पायरोफोबिया होता है बच्चों आग से डर, पायरोफोबिया होता है बच्चों आग से डर, याद रखना, पायरोफोबिया आग से। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब ही मानव जाति होता है बच्चों, तो एंथ्रो मतलब मानव जाति होगी, फोबिया मतलब डर, तो मानव जाति से डर हो गया बच्चों एंथ्रोफोबिया, ठीक है। निक्टोफोबिया, निक्टो नाइट से संबंध कर लेना, और नाइट में होता है अंधेरा, नाइट में क्या होता है, अंधेरा। निक्टो, निक्टो अंधेरे से याद रखना, नाइट से याद रिलेट करके याद कर लोगे। फोबिया का मतलब ही डर होता है, अंधेरे से डर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे निक्टोफोबिया। एग्रोफोबिया, एग्रो आपको याद हो, जो भी कहीं हिसार में घूमने आए हो वहां पे अग्रोहा जगह है, बहुत खुली जगह है। अग्रो, एग्रो अग्रोहा से संबंध करके वहां पे खुली जगह है। अग्रोहा में वो जो मंदिर है एक बड़ा सा, कुछ लोग पास के जानते होंगे, दूर के नहीं जानेंगे, जो हिसार के हैं वही जान पाएंगे और नहीं जान पाएंगे। तो बच्चों आप याद रख लेना, एक्रो का मतलब एग्रो, एक तो था एक्रो, एक्रो था ऊंचे स्थानों से, एक्रो हाइट से, ऊंचे स्थानों से। ये है अग्रो, ए जी आर ओ, वो था बच्चों ए सी आर ओ। ए जी होगा वहां पे होगा खुले स्थानों से डर, और एक्रो होगा ऊंचाई से डर। देखो बस सिर्फ अंतर है सी का और जी का बच्चों। एग्रोफोबिया खुले स्थानों से डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, ठीक है। चलो आओ देखो बच्चों, कुछ टॉपिक एक और एनसीएफ का करा देती हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो जो आपके साइकोलॉजी में आने वाले इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो मैं सारी करा रही हूँ, करते चलना बस मेरे साथ। बीच बीच में टॉपिक्स उठा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बिना सोचे समझे बस इनको रिवाइज कर लेना, इतना देख लेना, फिर पेपर से आके बताओगे कि मैम क्या करवा रहे थे, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि पता नहीं क्या। आपको पता है एनसीएफ का टॉपिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम अब करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से एक बात सुनो, आपका पेपर आ रहा है अप्रैल में, ठीक है, ये कंफर्म्ड है, अप्रैल में ही आ रहा है। लेकिन बच्चों उसके लिए मैंने साइकोलॉजी पूरी करा रखी है आप लोगों को, सारी क्लासेस देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी की सारी क्लासेस पीछे वाली देख लेना आप। और वो क्लासेस देखने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, वो क्लासेस पूरी होने के बाद आप एचटेट प्रीवियस ईयर पेपर करके लिखा हुआ है, मैंने एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सोल्व कराए हुए हैं बच्चों, एक बार उनको जरूर कर लेना, पहले पूरा सिलेबस कर लेना, फिर वो क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लेना बच्चों। वहां पेपर में बैठने के बाद एक तो आप डरोगे नहीं, दूसरा आपको जो हमने पढ़ा है ना उससे ये आइडिया हो जाएगा कि हम पेपर में कितना सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ। आपका पेपर मुश्किल भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, हम कुछ भी नहीं बता सकते, ना आप बता सकते ना मैं बता सकती, कोई नहीं बता सकता, वो पेपर में बैठने के बाद ही, आने के बाद बच्चे बताएंगे पेपर कैसा था, ठीक है। आप क्या करना, पहले सारा सिलेबस करने के बाद बच्चों आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लेना। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करा रखे हैं काफी, उनको देखना। ये जो मैं क्लासेस चल रही है ना, अभी रिवाइज करा रही हूँ, पहले भी करवाई हुई हैं, इनको जरूर कर लेना बच्चों, दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी सारी बातें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता रही हूँ, कारण है पेपर नजदीक है, ठीक है। ये बात रही साइकोलॉजी की। हमारी साइंस चल रही है, देखो बच्चों कल है संडे, आज सैटरडे है, कल संडे कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों की एक बड़ी क्लास लूं कल साइंस की। देखो पर कल के लिए मैं श्योर नहीं कह सकती, क्योंकि कल मेरी मीटिंग है हिसार, मुझे वहां जाना है, ठीक है।
अगर मैं वहां नहीं गई तो 102% आपको कल साइंस की क्लास मिलेगी, नहीं फिर बच्चों मंडे को जरूर मिलेगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं साइंस कराऊंगी, लेकिन बच्चों मैंने साइंस बीच में छोड़ दी क्योंकि एचटेट का पेपर पास में आता दिख रहा है, ठीक है। उस कंडीशंस को देखते हुए जो कॉमन सेक्शन है मैं उस पर ज्यादा काम कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों की सभी की हेल्प हो जाए, ठीक है, इसीलिए ये सब चल रहा है। दूसरी बात आपको मैं हिंदी की, एचटेट के हिंदी के मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, सभी अपने ही चैनल पे। पहले तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है, आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दूसरे अपने फ्रेंड्स तक शेयर किया करो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों से ही उम्मीद है, अब हम बड़ी सी फैमिली बन गए और बड़ी हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर मीटअप करेंगे। फिर आप लोगों के बहुत बार मुझसे लेके डाउट होते हैं कि मैम आप किस पोस्ट पे सिलेक्टेड हो, दूसरी बात आपकी होती है मैम कहाँ से हो, सारी बातें करेंगे, मत चिंता करो, मैं यूट्यूब पे सारी बातें शेयर नहीं कर सकती बच्चों, ठीक है। और वैसे भी जब गवर्नमेंट जॉब में होते हो ना आप, उसके बाद मतलब कुछ रूल्स हैं आप लोगों के लिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ाने हैं, मतलब ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट जॉब करने के बाद अदर जब आप कोई भी काम करते हो ना, वो हर किसी को ही इस फेज से निकलना पड़ता है, ठीक है। चलो इस बात को तो छोड़ो आप। तो बच्चों मैं ये बता रही थी, कल आपको साइंस की क्लास मिल सकती है, अगर मीटिंग में जाना हुआ तो बच्चों आपको परसों क्लास मिलेगी साइंस की। मैं आपको बात कर रही थी हिंदी की, हिंदी की बच्चों प्लेलिस्ट है अपने ही चैनल पे, हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर को हिंदी को कर लेना, बहुत सारी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ करा रही हूँ। दूसरी बात, जो भी बच्चा चाहता है एचटेट वाला, अभी मेरे से एचटेट वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं बच्चों, हिंदी बहुत अच्छी। अब ये मत कहना कि मैम कोर्स बेच रही, मैं कोर्स नहीं बेच रही, अपने चैनल पे कुछ नहीं पढ़ा रही, वो मैं अलग कहीं कर रही हूँ, वो मेरा पर्सनल मामला है। मैं अपने ऐसे ही ईमानदारी से अपने चैनल को बिल्कुल निस्वार्थ भावना से ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और पूरा कंटेंट दूंगी, कहीं कोई कंटेंट छिपाने वाली कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। देखो बच्चों, डिवाइन स्टडी ऐप है एक, ये है जीके बाय दीवान सर की, आपने नाम भी सुना होगा। डिवाइन स्टडी ऐप पे बच्चों मैं हिंदी करा रही हूं आपको, मैंने लगभग 10 क्लासें करा दी और मैं मार्च में पूरी हिंदी कंप्लीट करवा दूंगी डिवाइन स्टडी ऐप पे। डिवाइन स्टडी ऐप को जो भी बच्चे चाहते हैं हिंदी का पूरा सिलेबस करना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से, बिल्कुल ढंग से करना, हिंदी का सारा सिलेबस 15 नंबर की आपके एचटेट के पेपर में आती है, आपको पता है, आगे आप जाके सीईटी का पेपर दोगे तो 15 की ही वही आनी है हिंदी। पूरा यहां से पढ़ने के बाद कहीं हिंदी का नंबर नहीं कटेगा। मैं आपको यहाँ मुहावरे, लोकोक्ति, जो टॉपिक्स छोड़ दिए जाते हैं ना, वो भी करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये पेड बैच है, ये मेरा नहीं है, ये उनका है, ठीक है। और देखो इसका प्राइस भी 199 रखा हुआ है, तो आप समझ के मान सकते हो 199 में जब आप बुक खरीदने लगते हो तो 199 की तो बच्चों आप बुक भी खरीद लेते हो। आ रही है बात समझ? और ये शायद 100 होने वाले हैं, उसके बाद ये शायद बढ़ाएंगे कुछ। अब मैंने इसलिए मेरे दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते ये बात याद आ गई, वो बाद में बच्चों बढ़ाएंगे, फिर मेरे से पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे कि मैम कुछ कम करवा दो, कुछ कम करवा दो, फिर अच्छा नहीं लगेगा बच्चों मुझे बार बार कहना, क्योंकि मुझे ये सब चीजें थोड़ी सी कम ही पसंद है, मैं किसी को कुछ बोलूं। तो बच्चों 199 में है, पूरा सिलेबस है, जिसको करना चाहे, जो बच्चा चाहता है एक भी नंबर हिंदी में ना कटे, कोई रिस्क ना ले, तो बच्चों आप ये खरीद के और अपना पढ़ लेना भाई हिंदी। एचटेट का ये पूरे मार्च में पूरा हो जाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ही ले रही हूँ तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को पता है ना कब कौन सा टॉपिक आएगा। तो देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइन स्टडी ऐप पे है ये, ठीक है। चलो आओ, अब हम बात कर रहे थे, और हाँ, जब आपका एचटेट का पेपर आएगा उस टाइम मैं बहुत सारा सिलेबस आपका मैं अपने ही चैनल पे भी कराऊंगी, ठीक है। चलो आओ, हम बात कर रहे थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की। एनसीएफ का मेन सूत्र है लर्निंग हो विदाउट बर्डन के हो, विदाउट रोट हो, मतलब आप ऐसी अधिगम करनी है आपको ऐसी लर्निंग करनी है, उसमें आपको सिर्फ सीखना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। बिना बोझ की हो, कोई बोझ नहीं है उसमें, ना रटना पड़े, ऐसी आपकी लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई रोट सिस्टम, रटने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा नेशनल करिकुलम, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक सुधारात्मक कदम है, वैसे यह एक सुधारात्मक कदम है, यह कोई पॉलिसी नहीं है। इसकी थीम है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति की लाइनों, सृजनात्मक बचपन की कुंजी में दी हुई है ये चीजें, सारी चीजें, ठीक है, कि बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए। आपको पता भी होगा बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों को, इनका मेनली कलकत्ता में ही इनकी यूनिवर्सिटी भी है,
है रविंद्रनाथ टैगोर की ही। वहां पे बच्चों को, इनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो कैसे पढ़ाते थे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा के कि प्रकृति का भी आनंद लेंगे बच्चे, स्वस्थ भी रहेंगे और चीजों को सीखेंगे भी। और सबसे बड़ी बात देखो, रविंद्रनाथ टैगोर कितने बड़े होने के बावजूद भी साइकिल पे जाते थे पढ़ाने के लिए। अब आप कहोगे मैम उस टाइम साइकिल ही होती थी ना, ये कारण नहीं था। कारण ये था कि बच्चों को प्रकृति से जोड़े रखना। देखो एनसीएफ को 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे इन्होंने। क्या दिखाया था? आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़े ऐसी आपकी स्टडी होनी चाहिए। रटने की प्रणाली नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होना। गड़बड़ वहां पे भी आती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, कुछ भी लिख देते हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है वो आपकी डेली लाइफ में कहीं काम नहीं आता। आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रही हूँ, बताने की जरूरत ही नहीं है, सही है। कक्षा कक्ष लचीला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि जब बच्चे का मन करे हमें पढ़ना है तो वो बच्चे पढ़े। ये आपकी पेडागोजी में भी बातें आती हैं। जब आपका मन करे पढ़ने का तो हम पढ़े, जब मन ना करे पढ़ने का तो हम ना पढ़े। कक्षा कक्ष ऐसा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय बिंदु, ये सब चीजें तो हैं ही। ऐसी स्टडी हो कि आपके राष्ट्र को देख के हित में हो। सजेशन फॉर एनसीएफ, सजेशन क्या क्या, आप क्या क्या सुझाव दिए गए थे? बिल्कुल है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, इसमें कोई चीजें नहीं, सिर्फ ये सुझाव दिए गए थे एनसीएफ में। सुझाव ये थे, सलाह ये थी, स्वयं सीखने पर जोर, बच्चे को प्रैक्टिकली करके सीखने पे जोर दो, बच्चों को रटाओ मत, खेल का महत्व बच्चों को दिखाएं, ठीक है। शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज के लोग शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन उनमें मोरल वैल्यूज बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। बच्चों पर बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चे जब पढ़े तो उनके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये काम करना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, जबकि है ऐसा। मेरा बेटा छोटा सा है, 6.5 साल का, अब तो 7 साल का हो गया, 6.5 का नहीं है, 7 साल का हो गया कल। तो वो भी ये कहता रहता है कि मम्मा मुझे ये काम करना है। नहीं मैम पिटेंगे, मनी मैम गुस्सा करेंगे, मम्मा ये काम करना है। तो इसका मतलब उसके ऊपर बर्डन है ना। वो ये उसका ये मानना है कि मैं फटाफट इसको निपटाऊं और फिर खेलूं। तो ये कहीं ना कहीं बर्डन ही होता है बच्चे के ऊपर। जिम्मेवारी है और अच्छी बात है, लेकिन मुझे साफ दिखता है कि उसके बर्डन है। बच्चों पर बर्डन नहीं होना चाहिए। स्किल ऐसे सिखानी है कि सबसे पहले स्किल में आता है, कई बार ये सीक्वेंस आता है आपके पेपर में, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, चीजों को सुनता है, फिर बच्चा बोलता है। जैसे A फॉर एप्पल, मैम से सीखा, थोड़े दिनों बाद बोलने लग जाता है साथ साथ, A फॉर एप्पल। फिर वो रीड करने लग जाता है ये चीजें। फिर क्या करता है, राइट करता है। रीड करने का यहाँ स्पीकिंग किया एप्पल, लेकिन जब बुक उठाता है तो रीड करता है APPLE। फिर वैसा ही देख के बच्चा लिख देता है। तो ये आपको स्किल याद होनी चाहिए। स्किल LSRW, हस्तशिल्प शिक्षा। बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि बच्चे उससे, हस्तशिल्प का मतलब है कुछ हथकरघा वगैरह की, कुछ ऐसी, आप जिसे आप ITI नहीं करते 11th 12th में, बहुत बच्चे ITI करते हैं, उनमें उनको यही चीजें सिखाई जाती है, वोकेशनल, कि बच्चों को छोटी छोटी ट्रेनिंग देके कल को ना वो अपनी रोजी रोटी का काम चला सके। यही हस्तशिल्प शिक्षा होती है बच्चों। अध्यापक बच्चों के साथ मिलनसार हो, ऐसा नहीं है कि सारे दिन डांटने फटकारने का, लेकिन अपने साथ होता था ऐसा, डांटने फटकारने का काम ज्यादा होता था। टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सुझाव दिया गया, लेकिन अपने टाइम में नहीं था, याद हो तो। मुझे तो अब भी अच्छे से याद है, वो एक हमारे सर थे बलजीत सर, इतना मारते थे हद से ज्यादा। सर की सेकंड क्लास होती थी, सेकंड लेक्चर होता था, क्लास नहीं सेकंड लेक्चर होता था। उस टाइम पहले ही डर चढ़ जाता था कि सर आएंगे और याद होगा या नहीं। मैं एसएस में थोड़ी कमजोरी थी, ज्यादा अच्छी नहीं थी एसएस में उस टाइम पे। बाद में तो देखो ये सिविल सर्विसेज और जो पढ़ाई की, तब हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट बन गई। लेकिन वो रटाते थे, समझाते तो कुछ थे ही नहीं, वो समझाते नहीं थे तो डर लगता था। और डर लगता था तो इतना लगता था कि वो सेकंड क्लास आई और इतना डर चढ़ जाता था कि सर, और डर से है ना बच्चा आधी चीजें भूलता है। उनमें से मैं भी एक थी, मैं भूलती थी, वो डराते थे, गलत बात थी। बाकी अपना जो स्कूलिंग सिस्टम था वो कुछ नहीं था। बच्चों के मजे हैं। टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चा बहुभाषिक होना चाहिए। बच्चे को बहुत सारी लैंग्वेज आप सिखाओगे, ये सारी क्वेश्चंस है भाई, ये सारी चीजें आएंगी आपकी, ये पेडागोजी का भी हिस्सा है, ये ध्यान रखना। जो बच्चे कहते रहते हैं मैम पेडागोजी, ऐसी बातें आती है। शिक्षा को जीवन से जोड़ना, तार्किक चिंतन होना चाहिए। एनसीएफ में ये सब सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। एनसीएफ, आसुबेल की थ्योरी, सोशल लर्निंग की थ्योरी, गैने का दिगम का सिद्धांत, और 5वां है बच्चों
एरिक्सन का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। आप कोई भी पेपर उठा लेना, पांचों के पांचों टॉपिक पेपर में आए हुए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बच्चे को याद होने चाहिए ये पांचों के पांचों टॉपिक। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पहले लिखा हुआ ही वापस आप लोगों को बताया है, ठीक है। हर एक बच्चे को सारी चीजें याद होनी चाहिए बच्चों। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और जरूर सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलो, और ये 5 टॉपिक है, इनकी पीडीएफ मैं डाल दूंगी। ये एक्सप्लेन जितना भी किया उसको देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल को, जिसने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बच्चों। और टेलीग्राम चैनल पे ये आपको सब मिल जाएगा, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बच्चों की समस्या ये रहती है कि मैम पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो अब आपकी पीडीएफ की समस्या सोल्व हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको जितना पढ़ाया है मिल जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजी की बहुत बच्चे कहते हैं मैम साइकोलॉजी की शुरू की पीडीएफ नहीं है। असल में पता है क्या बात होती है, कुछ जब आप कोई भी काम करते हो ना, देखो मुझे पढ़ाने का पैशन है, पढ़ाना आता है, ठीक है। ये सब चीजें तो मुझे आती हैं क्योंकि मैंने बीएससी की, बीएड की, एमएड की, एमएससी की, कुल मिला के टीचिंग फील्ड में ही, तो पढ़ाने में समस्या नहीं थी। समस्या यहाँ थी, मुझे ये वाला सिस्टम कम आता है, टेक्निकल काम जो है ये मेरे लगभग हस्बैंड ही देख पाते हैं, तो इन चीजों में, या फिर जो टाइप करते हैं क्वेश्चंस, वो कोई एक छोटा सा भाई है वो कर देता है। तो पता है क्या है समस्या, ये पहले टेलीग्राम पे मुझे सेव करनी आती ही नहीं थी, ठीक है। टेलीग्राम पे डालनी ये सब ये सीखी है, तो उस टाइम हम टेलीग्राम पे नहीं डाल पाए थे। अब आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बच्चों। रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम चैनल है, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कल बच्चों कोशिश करूंगी मैं, हाँ एक और बात, आज शाम को या मैं कल सुबह सुबह आपको सीईटी के बच्चे जितने भी हैं, जो एचटेट वाले भी बच्चे सीईटी का पेपर देंगे, कि मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे कैसे हर एक जो 100 नंबर का पेपर है उसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, जहां से 60-65 नंबर तो आप वो टॉपिक भी पढ़ के तो भी आप खींच दोगे। तो मैं कल एक, आज या तो आज शाम को या कल सुबह एक वीडियो बनाऊंगी 10-15 मिनट की, वो हर एक बच्चा देख लेना, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, करते हैं अब क्लास को समाप्त यहीं पे। और जितने और टॉपिक्स रहते हैं चिंता मत करो, मैं साइकोलॉजी के लेके आऊंगी, वैसे 1-2 और लेके आऊंगी इस टाइप से, फिर मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में ही लेके आऊंगी, ठीक है। चलो बच्चों, बड़ी बड़ी क्लासेस बीच में करेंगे अब। कल संडे है, देखते हैं, मीटिंग नहीं हुई तो कल साइंस की बड़ी क्लास होगी। चलो थैंक यू बच्चों, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लासेस पसंद आ रही है लाइक कर देना, जहां समस्या आ रही है आप कमेंट कर देना। थैंक यू बच्चों।